नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। डीडीसीए मामले में सुब्रमण्यम आयोग ने शुरू की जांच। केजरीवाल का माफी मांगने से इनकार। कीर्ति आजाद ने दोहराई सीबीआई जांच की मांग। कोलकाता के सीपीएम महाधिवेशन में पार्टी को दलितों से जोड़ने पर जोर। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन का इरादा। अगले महीने बनेगी चुनावी रणनीति। एलपीजी सब्सिडी पर सरकार का बड़ा फैसला। 10 लाख से ज्यादा टैक्सेबल इनकम वालों को नहीं मिलेगी सब्सिडी। अगले साल से होगा लागू। शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल। एक महीने बाद 26,000 के पार सेंसेक्स। निफ्टी में 64 अंकों की बढ़त। और अमेरिका में तूफान से 43 से ज्यादा की मौत। 15 उड़ानें रद्द। न्यू मैक्सिको और सूरी में लगा आपातकाल। और आइए देखते हैं पहली खबर। पश्चिम बंगाल विधानसभा के अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी विरोधी गठबंधन बन सकता है। कोलकाता में सीपीएम की प्लेनम में कांग्रेस के साथ गठबंधन के भी संकेत मिले हैं। हालांकि पार्टी ने कहा कि अभी इस बारे में कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ है। सीपीएम अब दलितों के बीच जनाधार बढ़ाने पर खास जोर देगी। सीपीएम की पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी अगले महीने अपनी चुनावी रणनीति तय करेगी। पार्टी इस पर भी विचार करेगी कि क्या ममता बनर्जी को हराने के लिए कांग्रेस का साथ लिया जा सकता है। माना जा रहा है कि पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी पार्टी राज्य कमेटी को इस पर विचार करने के लिए हरी झंडी दे चुके हैं। They have to take a decision in accordance with the central understanding of the party that is there in the party Congress resolutions and what we decide in the plenum. So all that I am saying is West Bengal committee has said that the discussions on this will begin from the beginning of January. पार्टी के कुछ बड़े नेता भी इस प्रस्ताव की हिमायत में बोल चुके हैं। हालांकि केरल को ध्यान में रखते हुए पार्टी के लिए यह आसान फैसला नहीं होगा। उधर पार्टी प्लेनम में सोमवार को सीताराम येचुरी ने संगठन पर प्रस्ताव रखा। पार्टी ने समाज के कमजोर तबकों, खासकर दलितों में पार्टी के विस्तार की जरूरत बताई है। Because the focus was only, like Mahatma Gandhi said, change of heart. Harijan, changing of heart doesn't give you equality. Changing the economic empowerment gives you the equality. That is the change that we project. पार्टी प्लेनम में बाकी बचे 3 दिनों तक संगठन को मजबूत बनाने से जुड़ी रिपोर्ट और प्रस्ताव पर चर्चा करेगी। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, कोलकाता। तो जिस तरीके से ये चर्चा हो रही है बहुत अहम है कि जो वहां से खबरें मिल रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर किस तरफ बढ़ेगा सीपीआईएम और क्या गठबंधन को लेकर जो आशंकाएं हैं या फिर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर एक मत हैं। और बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पार्टी के नेता मोहम्मद सलीम साहब। सलीम साहब, खबरें इस तरीके से हैं कि प्लेनम में कांग्रेस और दूसरी डेमोक्रेटिक ताकतों के साथ कुछ गठजोड़ की बात हो रही है, यानी कि गठजोड़ आप कर सकते हैं कांग्रेस के साथ। इसको लेकर क्या कुछ सुगबुगाहट है और क्या पार्टी इस पर आगे बढ़ती हुई दिखेगी? अब लोग क्या समझते अलग बात है, लेकिन प्लेनम इस सिलसिले में बात ही नहीं हो रहा है। प्लेनम जो है हमारे यहाँ एक इस मुद्दे पर प्लेनम होते हैं। कभी हमारा ऐसा हो सकता है कि हमारे विदेश नीति के बारे में क्या सोच है। ऐसे कोई पार्टी को, पूरे पार्टी को एक रुख करना, एक सोच में लैस करना। तो अभी हमारा ये जो प्लेनम है ये संगठनिक है। तो इसमें हमारे संगठन को आज के बदले हुए परिस्थिति में हम किस तरह से मजबूत करेंगे, कमजोरी खामियों से किस तरह से दूर करेंगे और इसका विस्तार करेंगे, इस विषय पर चर्चा हो रही है। क्योंकि पिछले 3 दशक में हमारे देश के समाज में, अर्थनीति में, राजनीति में बहुत से परिवर्तन हुए हैं और उसका कुछ असर हमारे सामाजिक जिंदगी में, आर्थिक जिंदगी में, गाँव में, शहरों में हुए हैं, यहाँ के लोगों के पेशों पे हुए हैं। तो उसको किस तरह से हम, हमारा रिस्पांस जो है इसको संगठन के रूप से हो, आंदोलन में इसको किस तरह से हम शामिल कर पाएं, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे वामपंथी शक्ति मजबूत करना है या वाम लोकतांत्रिक शक्ति को मजबूत करना है या वाम लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक शक्ति को मजबूत करना, ये यहाँ पे बहस का मुद्दा ही नहीं है, चर्चा का विषय भी नहीं है। वो हम पार्टी कांग्रेस में जब हम पार्टी के टैक्टिकल लाइन लेते हैं उसमें हम फैसला करते हैं और वो विजयवाड़ा में, विशाखापट्टनम में पार्टी कॉन्फ्रेंस के वक्त हम वो
फैसला ले चुके हैं। लेकिन चूंकि अभी सामने चुनाव है, इसलिए ये बहुत से अंकुश लगाए जा रहे हैं। लेकिन हमारा ये पार्टी का समझ है कि हम इस बारे में जो स्थिति है, वास्तविक स्थिति है, उस पहलू को नजर रख के वो स्टेट कमेटी फैसला करेगी। और बंगाल में हम जहाँ तक है हमारा सोच कि हम ये प्लेनम में चूंकि अभी है और संघर्ष के मैदान में हैं, तो ये महीने के अंत तक और अगले महीने की शुरुआत में हम पार्टी और यहाँ चूंकि वाम मोर्चा है, हम वामपंथी शक्ति बातचीत करके फिर चुनावी रणनीति हमारा क्या होगा वो फैसला करेंगे। लेकिन सलीम साहब, खबर ये भी है कि आने वाले जो पश्चिम बंगाल या केरल में चुनाव है, यहाँ पर युवाओं और दलित वर्ग को ज़्यादा प्रतिनिधित्व इस बार पार्टी देने की सोच रही है। दो विषय हालांकि अलग है। हम पार्टी में हमारे को और भी ज्यादा इसके विस्तार के साथ साथ बहुत से पहलू के ऊपर जो जोर डालने की बात की गई, जैसे आपने सही कहा, तो जो हमारे आदिवासी हैं, अनुसूचित जाति हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, खास करके महिलाएं हैं या अकलियत हैं, और या नए पीढ़ी के जो नौजवान हैं, इन तमाम सेक्शन के अंदर हो या बाकी सेक्शन के अंदर हो, वो ले आने की कोशिश, वो लगातार एक संघर्ष है। और अगर ले आने में कमजोरी हो रही तो क्यों हो रही है, उससे हम किस तरह से निपटेंगे, इस बारे में हम फैसला लेंगे। और चुनाव में दरअसल हर चुनाव में ही हम वामपंथी ये कोशिश करते हैं कि नए चेहरे को सामने ले आया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ तो खानदानी तौर पर फलाने के बेटा, फलाने का दामाद, फलाने के बहू इस तरह से नहीं होते। हमारे ये जो संगठन और संघर्ष होता है, उससे नए चेहरे उभर कर सामने आते हैं और उनको हम चुनावी मैदान में भी उतारते हैं और उसमें सफलता भी मिली है। तो इस बार भी ये फैसला अगर प्लेनम का जो भी हो, लेकिन केरल में हो, बंगाल में हो, हम लोकसभा चुनाव में भी ऐसे किए थे, विधानसभा चुनाव में भी करेंगे और हर स्तर के चुनाव में ये करेंगे कि नए चेहरों को सामने ले आने की, उसमें कम उम्र के लोगों को हम ज़्यादा तवज्जो न लेंगे। लेकिन सलीम साहब, जहाँ तक पार्टी की पहचान की बात है, यहाँ पर हमेशा से ट्रेड यूनियंस या फिर जो कामगार हैं उनके साथ पार्टी जुड़ी हुई दिखती रही है। लेकिन वक्त के साथ कहा जाता है कि पार्टी में वो बदलाव नहीं आया कि नए सेक्टर्स, नए वर्गों को अपने साथ जोड़ पाती। अब ऐसा लगता है कि उस दिशा में आप लोग काम करना चाहते हैं। क्या ये माना जाए कि ये कदम बेहद देरी के बाद उठाया गया है? नहीं, ये जो हमारे आर्थिक जो उदारीकरण की नीति आई या वैश्वीकरण हुआ, इसके फलस्वरूप हमारे जैसे कुछ ढांचागत परिवर्तन हुए, उसमें आप देखो कि रोजगार के साधन में जिस तरह से कमी आई, उसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ अंडर एम्प्लॉयमेंट है, या फिर ये कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर की तरह या संगठित क्षेत्र के बजाय इनफॉर्मल सेक्टर में ये लगातार बढ़ रहे हैं। तो आज ये इस स्थिति पर आए हैं जहाँ पे हमारी हस्तक्षेप बड़े पैमाने पे जरूरत है। हम ये असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन इससे हमें अनुभव मिला कि पार्टी को भी इसमें ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए और ऑर्गेनाइज ट्रेड यूनियन के साथ साथ ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, अनऑर्गेनाइज लोगों के अंदर, इनफॉर्मल सेक्टर्स के अंदर, घरेलू कामकाज में जो जुड़े हुए लोग हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं या कॉन्ट्रैक्चुअल जो हैं, इनके अंदर भी बहुत सा शोषण हो रहा है। उसको भी हमें संगठित रूप से हम किस तरह से हस्तक्षेप करेंगे और उसका संगठन हम किस तरह से बनाएंगे या उनके उन तक हमारे संगठन कैसे पहुंचेगी, इसका रूपरेखा हमें तैयार करने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब, हमसे बातचीत करने के लिए आपका। और मेरे साथ अदिति फडनीस हैं, राजनीतिक संपादक हैं बिजनेस स्टैंडर्ड से। अदिति, जिस तरीके से CPIM का ये देख रहा है प्लेनम और जो संकेत दिख रहे हैं पश्चिम बंगाल या केरल को लेकर गठबंधन की राजनीति, और कमोबेश शायद पश्चिम बंगाल में कांग्रेस बड़ी विकल्प दिख रही है, ये जो एक मैं कहूँ कि बड़ा बदलाव दिख रहा है CPIM की राजनीति में, बीजेपी को रोकने के लिए एक बड़े गठजोड़ की बात हो रही, कैसे आप देखती हैं? देखिए, ये सवाल पहली बार नहीं उठ रहा है, ये पहले भी उठ चुका है। और EMS नंबूद्रीपाद जो शीर्षस्थ नेता थे CPIM के, वो कहा करते थे कि यदि कांग्रेस प्लेग है तो बीजेपी मलेरिया है, अंत में आपका देहांत होता है दोनों से, तो दोनों से हाथ हम लोग को नहीं मिलाना है। बीच में एक प्रयोग हुआ जिसमें कि हमने देखा कि कांग्रेस के साथ इन्होंने हाथ मिलाया और कांग्रेस की एक सरकार जिसको इनका सपोर्ट था वो 2004 से लगभग 2008-9 तक चली। लेकिन वो प्रयोग, उस प्रयोग से नुकसान लेफ्ट पार्टीज़ का ज़्यादा हुआ, क्योंकि लोगों ने कहा कि आप जिन लोगों को कल तक पानी पी पी कोस रहे थे उन्हीं के साथ हाथ मिला रहे हैं, तो ये तो बड़ी विडंबना की स्थिति है। तो कुल मिला के मेरे ख्याल से अगर आपको अब
वही स्थिति अपने आप को एक नए तरीके से एक नए अपने आप को सामने ला रही है। आपने जैसा कहा, पश्चिम बंगाल और केरल दोनों में चुनाव है और दोनों में मैदान के इस पार अगर कांग्रेस खड़ी है तो उस पार लेफ्ट है। भाजपा का वर्चस्व मतलब भाजपा का कुछ खास है नहीं इन दोनों राज्यों में। लेकिन अगर ये दोनों हाथ नहीं मिलाएंगे तो भाजपा भी विस्तार कर रही है अपना। तो और भाजपा तो ऐसी नहीं है कि वो बैठी रहेगी और देखती रहेगी, वो भी अपना काम करेगी। तो कुल मिला के मेरे ख्याल से ये थिंकिंग है और प्लीनम में तरह तरह की आवाज़ें उठेंगी, तो हमें उनको बहुत ध्यान से सुनना होगा। और जहाँ तक केंद्र सरकार का सवाल है, मेरे ख्याल से कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने में लेफ्ट को इतना मतलब इतनी अचकचाहट नहीं होगी, इतनी मुश्किल नहीं होगी। मुश्किल नहीं है। लेकिन केंद्र राज्यों में एक अजब सी स्थिति हो जाती है। श्याम सुंदर इस वक्त मौजूद हैं, कोलकाता से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। श्याम, आप क्योंकि लगातार कवर करते रहे हैं लेफ्ट की राजनीति को भी और इस प्लेनम को भी कवर कर रहे हैं, जिस तरीके की कवायद है, जिस तरीके की आवाज़ें दिख रही हैं कांग्रेस के साथ गठबंधन या फिर बीजेपी को रोकने के लिए एक अलायंस की बात, या फिर मैं कहूँ कि नए इलाकों में अपनी पैठ बढ़ाने को लेकर, पहले गठबंधन की अगर बात करूं, कितना मुश्किल दिखता है मैं कहूं कि धरातल पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनका कैडर और लेफ्ट के कार्यकर्ता, उनका कैडर में मैं कहूं कि एक बड़ी खाई रही है, एक बड़ा डिस्टेंस रहा है। अगर ये होगा तो कैसे हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल आप बहुत सही सवाल उठा रहे हैं कि बहुत बड़ी खाई रही है। सीधा अभी तृणमूल कांग्रेस जो यहाँ पर सत्ता में है, तृणमूल कांग्रेस से निकलकर ही तृणमूल कांग्रेस बनी है। लगातार चाहे आप केरल की बात करें, त्रिपुरा की बात करें या पश्चिम बंगाल की बात करें, अगर वामपंथी पार्टियों का मुकाबला किसी से रहा है तो कांग्रेस से रहा है। लेकिन अभी सीपीएम का ये मानना है कि राष्ट्रीय स्तर पर परिस्थितियां बदली हैं और अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जनमानस पर छाने की कोशिश कर रही है, जिस तरह का उसका सांस्कृतिक एजेंडा कह लीजिए या जिस तरह से शिक्षा में उसका एजेंडा है और राजनीतिक उसका जो एजेंडा है, और खासतौर पर आरएसएस को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद आरएसएस अपना एजेंडा लागू करने में लगी हुई है, वैसी परिस्थिति में ये जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले के लिए एक मजबूत मंच बनाया जाए। पार्टी के लोग ये जरूर कहते हैं कि ये संघर्षों के द्वारा ये मंच बनेगा, ज्वाइंट संघर्ष होंगे, लेकिन ये भी बात सही है कि कुछ सीपीएम के नेता पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक तौर पर ये कह चुके हैं कि ममता बनर्जी को डिफीट करने के लिए यहां पर कांग्रेस को साथ लिया जाना चाहिए। ये बात जरूर है कि पश्चिम बंगाल में आज कांग्रेस अगर सीपीएम के साथ किसी तरह की टेक्टिकल कोई अलायंस भी उसका होता है तो वो जूनियर पार्टनर के तौर पर रहेगा। लेकिन केरल में इसका किस तरह का असर हो सकता है, त्रिपुरा में इसका किस तरह का असर हो सकता है, इस पर बहुत गंभीरता के साथ पार्टी को विचार करना होगा। जी श्याम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वहां से ताज़ा अपडेट देने के लिए। एक और आखिरी सवाल अदिति की, जिस तरीके की पॉलिटिक्स अब है केरल में, जैसे श्याम कह रहे थे वहाँ पर अलग अलायंस हो सकता है, लेकिन पश्चिम बंगाल क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा स्टेक रहा है लेफ्ट को लेकर और वहाँ पर ममता बनर्जी के साथ एक तरीके से सीधी टक्कर, बीजेपी भले ही वहाँ पर पैर पसारने की कोशिश करे, लेकिन जो नए सेक्टर में घुसने की कवायद है, जो अब सीपीएम कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है कि बदलती राजनीति के साथ इसमें खासी देर हो चुकी है और शायद उनकी जो जगह है वो कई रीजनल पार्टी ने भर ली है? नहीं, रीजनल पार्टीज तो रीजनल पार्टीज ही होंगी, लेकिन सीपीएम लेफ्ट पार्टीज को भी अपनी सोच थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि उस मायने में जिस तरह से ट्रेड यूनियन की और अलग अलग हिस्सों में सेगमेंटेड पॉलिटिक्स होती थी, वो अब नहीं हो सकती है। प्लांटेशन एरियाज में कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है उनका। तो एक और बहुत सारी सर्विसेज की इंडस्ट्रीज अब हमारे सामने हैं, मैन्युफैक्चरिंग उतना ज़्यादा नहीं जोड़ पाए, तो वहाँ पर उनको नहीं जोड़ पाए हैं और वहाँ पर वैसे भी मतलब ट्रेड यूनियनिज्म करना बहुत मुश्किल काम है। तो कुल मिला के मेरे ख्याल से अब आगे देखना होगा। देखिए, अब 8 तारीख को बैंकों की हड़ताल, ऑल इंडिया स्ट्राइक होने जा रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। रेलवे एम्प्लॉयज़ की स्ट्राइक की एक संभावना है। हाँ, तो ट्रेड यूनियन एक्शन तो हो रहा है, लेकिन अब ट्रेड यूनियन से हटके मेरे ख्याल से लेफ्ट को अपनी एक नई सोच बनानी होगी कि हमें, ठीक है, आप वैश्वीकरण को गाली देते रहिए, आप कहते रहिए कि लिबरलाइजेशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, लेकिन उदारीकरण और वैश्वीकरण एक फैक्ट ऑफ लाइफ है। उसके साथ आगे
तो उसको बढ़ना फैक्टर करके आपको आगे बढ़ना होगा और अपनी रणनीति बनानी होगी। चलिए दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। डीडीसीए पर बढ़ा विवाद, केजरीवाल का माफी मांगने से इनकार, जांच रिपोर्ट पर बीजेपी के तीखे तेवर, कीर्ति आजाद ने की सीबीआई जांच की मांग। देखिए पहली खबर, डीडीसीए विवाद, आज रात 8 बजे। दिल्ली सरकार का दावा है कि डीडीसीए विवाद में वित्त मंत्री अरुण जेटली को क्लीन चिट नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया कि बीजेपी को माफी के लिए क्यों गिड़ा रही है। उधर बीजेपी से निलंबित हुए सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि उनकी लड़ाई भ्रष्टाचार से है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डीडीसीए विवाद में माफी मांगने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि चेतन सांघी जांच आयोग की रिपोर्ट में कई गड़बड़ियों का जिक्र है, लेकिन अब तक किसी की जवाबदेही तय नहीं की गई है, इसलिए आरोपियों को जांच का सामना करना चाहिए। ये रिपोर्ट कहती है कि साहब इलेक्शन में घपला, स्टेडियम बनाने में घपला, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, प्रॉक्सी वोटिंग में घपला हो रहा है, डीडीसीए में चारों तरफ घपला ही घपला हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, जो क्लीन चिट का ढिंढोरा पीट रहे हैं, कहां क्लीन चिट मिली है, किस चीज में क्लीन चिट मिली है? बीजेपी ने रविवार को दिल्ली सरकार की जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल से माफी की मांग की थी। पार्टी का कहना है कि अरुण जेटली के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। केजरीवाल साहब पहले इस बात का जवाब दें कि अगर उनके ऑफिसर्स की कमेटी ने कुछ उनके खिलाफ नहीं पाया, कहा आगे जांच की जरूरत है, तो उन्होंने अरुण जेटली पर इस तरह के अस्तरहीन आरोप क्यों लगाए? अगर उनके ऑफिसर्स की कमेटी जो उनके निर्देश में बनी उसने भी नहीं पाया, यही साबित करता है कि उनके सारे आरोप बेबुनियाद थे। उधर बीजेपी से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद ने एक बार फिर सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप भी खारिज किए। प्रवक्ताओं को यही कहना चाहता हूं कि पार्टी का मामला तो है नहीं, ये मामला तो खेलों में भ्रष्टाचार का है, ये मामला तो डीडीसी में हुए भ्रष्टाचार का है। इस बीच गोपाल सुब्रमण्यम आयोग ने डीडीसी विवाद की जांच शुरू कर दी है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और परिवहन मंत्री गोपाल राय पर ऑटो परमिट घोटाले का आरोप लगाकर उनके इस्तीफे की मांग की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इन्हें रोकने के लिए पुलिस को पानी की बौछार करनी पड़ी। दिल्ली में परिवहन विभाग से 10,000 ऑटो के नए परमिट जारी करने में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। बीजेपी का दावा है कि परमिट फर्जी पते पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बांटे गए। इससे पहले इस मामले के सामने आने के बाद 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर विजिलेंस विभाग की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस घोटाले में सीधे सीधे गोपाल राय, संजीव झा और खुद मुख्यमंत्री सरकारी कंसेंट के बिना ये बड़ा घोटाला संभव नहीं है। गरीब लोगों का जो करोड़ों पैसा लूटा गया है, वो पैसा वापस कौन करेगा? क्योंकि उनकी मेहनत की कमाई है, दिन भर ऑटो चलाते हैं, पेट पालते हैं, उनका पैसा वापस कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस की मुंबई इकाई की मैगजीन कांग्रेस दर्शन के कंटेंट एडिटर सुधीर जोशी को बर्खास्त कर दिया गया है। सुधीर जोशी पर यह कार्रवाई एक विवादित लेख की वजह से हुई। ये विवादित लेख इसी महीने कांग्रेस दर्शन के हिंदी संस्करण में छपा था। इस लेख में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर टिप्पणी की गई थी। मैगजीन के संपादक और मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम ने माफी मांगी है। वहीं पार्टी ने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते। जिसने भी लिखा है उसमें उसको पूरी जानकारी नहीं है। मेरे ख्याल में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो लीडरशिप दी कांग्रेस को और देश को, शायद उतनी सक्षम लीडरशिप कोई दूसरा नहीं दे सकता था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जीएसटी को अगले साल से लागू किया जा सकता है। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में
उन्होंने कहा कि वो बिल पारित कराने के लिए कांग्रेस से लगातार संपर्क में है। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी आयकर नहीं है, इसीलिए इसे वित्तीय वर्ष की शुरुआती यानी कि 1 अप्रैल से लागू करना जरूरी भी नहीं। उन्होंने कहा कि नए साल में जीएसटी बिल पारित कराना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष करों को भी तर्कसंगत बनाया जाएगा। एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी अब सरकार ने इस पर और लगाम कस दी है। 1 जनवरी से उन लोगों को एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं मिलेगी जिनकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपए से ज़्यादा है। सरकार लोगों की आय का मूल्यांकन पिछले साल के रिटर्न के आधार पर करेगी। फिलहाल देश में 16 करोड़ से ज़्यादा एलपीजी के ग्राहक हैं। सरकार का मानना है कि इससे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को सस्ते सिलेंडर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। तमिलनाडु के थूथुकुडी, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों में भारी बारिश से जनजीवन पर असर पड़ा है। इन जिलों में 1 सप्ताह के बाद आज फिर से भारी बारिश हुई। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। एनडीआरएफ की 6 टीमों ने इन जिलों में लगाया गया है रेस्क्यू के काम में और बाढ़ पीड़ित इलाकों में 80 से अधिक राहत शिविर बनाए गए हैं। मछुआरों को अगले कुछ दिनों तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। उधर मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे में और अधिक बारिश की आशंका है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश में उग्रवाद, आतंकवाद और माओवादी गतिविधियों पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि तीनों ही मोर्चों पर भविष्य में और सफलता मिलेगी। गृहमंत्री लखनऊ में एनआईए के कार्यालय के शिलान्यास के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने उग्रवाद, आतंकवाद और माओवाद के बारे में कहा कि अब भी सबसे बड़ी चुनौती हैं और जांच के नए तरीके अपनाकर ही इनसे निपटा जा सकता है। एक नया संकट पैदा हो रहा है आईएसआईएस का। इसमें भी कुछ ऐसे मामले आते हैं जिनकी बहुत ही थॉरोली गहराई तक जाकर उसकी जांच करने की आवश्यकता होती है और उसके लिए हाई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। शेयर बाजार में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 195 अंक की बढ़ोतरी के साथ 26,034 पर बंद हुआ। करीब 1 महीने के बाद सेंसेक्स फिर से 26,000 को पार कर गया। वहीं निफ्टी भी 64 अंकों की तेजी के साथ 7,925 पर पहुंच गया। सबसे ज़्यादा तेजी हेल्थ केयर, ऑटो और बैंकों के शेयरों में दिखी। डॉलर के मुकाबले लगातार 8वें दिन रुपए की मजबूती ने भी बाजार का उत्साह बढ़ाया। अमेरिका में आए भीषण तूफान में 43 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 1500 से ज़्यादा उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। हालात को देखते हुए न्यू मैक्सिको और मिसूरी राज्य में आपातकाल लगा दिया गया। इधर दक्षिणी अमेरिकी देशों में बाढ़ के चलते करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों को पलायन करना पड़ा है। अमेरिका के कई राज्यों में आया तूफान छोड़ गया है अपने पीछे तबाही और बर्बादी का ये मंजर। दक्षिणी पश्चिमी और मध्य पश्चिमी राज्यों में इस तूफान से भारी तबाही हुई है। तूफान से टूटे लोग अब तिनका जोड़कर फिर से आशियाना बनाने में जुटे हैं। मिसूरी में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। बचाव कर्मी लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटे हैं। बर्मिंघम, टेक्सास, अल्बामा और मिसिसिपी समेत कई शहरों में बर्फीला तूफान कहर बनकर टूटा है। दर्जनों लोग इस तूफान में जान गंवा चुके हैं। खराब मौसम को देखते हुए न्यू मैक्सिको और मिसूरी राज्य में आपातकाल लगा दिया गया है। अलग अलग शहरों की करीब 1500 उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। उधर दक्षिणी अमेरिकी देशों पराग्वे, उरुग्वे, ब्राजील और अर्जेंटीना में बाढ़ की वजह से करीब 1 लाख लोग पलायन को मजबूर हुए हैं। अल नीनो की वजह से इन इलाकों में पिछले कई दिनों से जोरदार बारिश हो रही है। इधर ब्रिटेन में भी बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। बाजार और रिहायशी इलाके पानी में डूबे हैं। हालात को देखते हुए ब्रिटिश सैनिकों को बाढ़ पीड़ित इलाकों में तैनात किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नेपाल में संविधान संशोधन बिल पर आम राय बनाने की कोशिशें होंगी। 3 बड़ी राजनीतिक पार्टियों की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, यूसीपीएन माओवादी के अध्यक्ष प्रचंड और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष सुशील कोइराला मौजूद थे। फैसला हुआ है कि जल्द ही ये पार्टियां यूनाइटेड डेमोक्रेटिक मधेशी फ्रंट के साथ बैठक करेंगी।
नए संविधान के विरोध में मधेशी पार्टियां पिछले करीब 4 महीने से आंदोलन पर हैं। इराकी सुरक्षा बलों ने रमादी शहर को आतंकियों से मुक्त करा लिया है। पिछले 18 महीनों के दौरान सुरक्षा बलों की ये सबसे बड़ी कामयाबी है। आईएस आतंकियों ने इस साल मई में इस इलाके पर कब्जा किया था। इराकी सेना ने रमादी से आईएस आतंकियों को खदेड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है। इराकी टेलीविजन पर सेना ने ये दावा किया है। शहर की सरकारी इमारतों पर इराकी झंडे लगा दिए गए हैं। अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन के हवाई हमलों से भी इराकी सुरक्षा बलों को काफी मदद मिली। राजधानी बगदाद से 100 किलोमीटर दूर अनबार प्रांत की राजधानी रमादी शहर पर कब्जे के लिए सेना ने नवंबर में अभियान शुरू किया था। रमादी पर सेना का कब्जा आईएस के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। इससे पहले इराकी आर्मी ने तिक्रिस शहर पर कब्जा किया था। इराकी सुरक्षा बलों के मुताबिक रमादी में जीत के बाद सेना देश के दूसरे बड़े शहर मोसुल में आतंकियों के खिलाफ अभियान शुरू करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में भी इतना ही। नमस्कार।